आज हम 13वीं-14वीं सदी में भारत पर मंगोल खतरे के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली सल्तनत ने इस मंगोल खतरे का सामना किस प्रकार किया तथा उनकी राज व्यवस्था पर इस खतरे का क्या असर पड़ा। यद्यपि उत्तर पश्चिम तथा उत्तर में हिमालय और उसके विस्तार से बनी पर्वत श्रृंखलाएं भारत की रक्षक थीं, किंतु उत्तर पश्चिम के कम ऊंचाई वाले पर्वतों में कई ऐसे दर्रे बने हुए थे जो भारत में प्रवेश के पारंपरिक मार्ग थे। इन दर्रों में सर्वाधिक सुपरिचित और प्रयुक्त होने वाले खेवर और बोलन दर्रे थे। वस्तुतः उत्तर पश्चिम में इन कम ऊंचाई वाले पर्वतों की अपेक्षा हिंदू कुश पर्वतमालाएं भारत के लिए प्राकृतिक रक्षापंथी का काम अधिक करती थी। ये ऊंचे पहाड़ उत्तर में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच सशक्त अवरोध दीवारों के समान थे। पश्चिम में ईरानी मरुभूमि एक प्रभावशाली ढाल की तरह काम करती थी। अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भारत पर किसी भी आक्रमण का संचालन इन्हीं स्थानों से होता था। इस प्रकार जैसा कि हम देख चुके हैं कि उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण 1292 तक। भारत की गौरी विजय के बाद ये अपेक्षा की जा सकती थी कि गौर और गजनी भारत पर किसी भी भावी आक्रमण के लिए एक सशक्त ढाल की भूमिका अदा करेंगे, किंतु गौर और गजनी के भारत से पृथक हो जाने के बाद तथा बाद में उस क्षेत्र पर ख्वारिज्म के शाह की विजय और उसके बाद मंगोलों की विजय के कारण सामरिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। उत्तर पश्चिम में अब या तो सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी के इस पार कोहे जूद नामक पर्वत श्रृंखलाएं ही एक सशक्त रक्षापंथी का काम कर सकती थी। इन परिस्थितियों का हम अध्ययन करेंगे जिनके तहत मंगोलों ने कालांतर में इन रक्षापंथियों को भंग किया और व्यास नदी तक पहुंचकर दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। हम देख चुके हैं कि 1221 में चंगेज खान किस प्रकार ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी को पराजित करने के बाद 3 महीने तक सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में मंडराता रहा। सिंधु नदी को पार कर जलालुद्दीन ने नमक पर्वत श्रृंखलाओं तक के क्षेत्र पर प्रभुत्व करने वाले खोखरों के साथ गठबंधन कर लिया था। उक्त क्षेत्र से प्रस्थान करने से पूर्व चंगेज ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को संदेश भेजा कि उसने हिंदुस्तान में अपनी सेनाओं को भेजने की योजना त्याग दी है और गिलगिट तथा असम होते हुए चीन लौट रहा है, क्योंकि उसने जलते हुए भेड़ चर्मों से शुभ संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे पता चलता है कि चंगेज ने उत्तर भारत पर आक्रमण करने की योजना तो बनाई थी, किंतु इल्तुतमिश द्वारा जलालुद्दीन मंगवर्नी को सहायता करने से इनकार कर दिए जाने के कारण या फिर तुर्किस्तान में हुए किसी विद्रोह के कारण, जिस पर ध्यान देना चंगेज के लिए अनिवार्य हो गया था, उसने अपनी योजना को त्याग दिया था। यह कल्पना सहज ही की जा सकती है। यदि चंगेज ने देश पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया होता तो उत्तर भारत के नगरों की क्या दशा हुई होती। चंगेज की मृत्यु के बाद मंगोल लोग अपने आंतरिक मामलों एवं खुरासान और ईरान पर अपनी विजय को पूरा करने में कुछ समय के लिए इतने अधिक व्यस्त हो गए कि उन्हें भारत के विषय में सोचने का समय ही नहीं मिला। किंतु सन 1234 में ओकताई, जो चंगेज खान के बाद तुर्किस्तान, जिसे खिताई भी कहा जाता है, का शासक बना, हिंद और कश्मीर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए इल्तुतमिश ने नमक पर्वत श्रृंखलाओं तक जा पहुंचा। रास्ते में इल्तुतमिश बीमार पड़ गया और राजधानी लौट आया, जहां शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के शीघ्र बाद ही गजनी का भूतपूर्व हाकिम वफा मलिक, जिसे मंगोलों ने खदेड़ दिया था, भारत आया और उसने कोहे जूद अथवा नमक पर्वत श्रृंखलाओं के समस्त क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके कारण मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। मंगोलों ने वहाँ से भी वफा मलिक को खदेड़ दिया और समस्त कोहे जूद को अपने नियंत्रण में ले लिया। कोहे जूद को नियंत्रण में अर्थात नमक श्रृंखलाओं को अपने नियंत्रण में लेने के बाद मंगोलों और वफा मलिक जैसे के राजवंश को कुर्लुग राजवंश कहा जाता था के बीच एक लंबा युद्ध चला, जिसमें जब कभी संभव हुआ दिल्ली के सुल्तानों ने भी हस्तक्षेप किया। सन 1246 तक कुर्लुग भारत छोड़ चुके थे, किंतु उस समय तक कोहे जूद मंगोलों का गढ़ बन चुका था और उनके भावी भारत आक्रमण का अड्डा बन चुका था। दिल्ली के निवासियों को मंगोलों के गंभीर खतरे का एहसास उस समय हुआ जब 1240 ईस्वी में तईर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल सेना ने लाहौर को घेर लिया।
तहीर बहादुर हेरात, गजनी और अफ़गानिस्तान का सेना नायक था। लाहौर का तुर्क हाकिम किसी घेराबंदी की सामना करने की स्थिति में नहीं था और उसकी कठिनाई उस समय और भी बढ़ गई जब लाहौर के बहुत सारे निवासी व्यापारी थे जो मंगोलों द्वारा नियंत्रित प्रदेश में नियमित रूप से व्यापार करते थे। मंगोलों द्वारा बदला लिए जाने के डर से हाकिम की सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही दिल्ली से भी कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी, जहाँ रजिया की मृत्यु के बाद घोर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंत हाकिम ने लाहौर नगर को त्याग दिया, जिस पर कब्जा करने के बाद मंगोलों को वहाँ के नागरिकों को घोर विरोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि 30-40 हज़ार मंगोल और तहीर बहादुर सहित उसके अनेक सेना नायक मारे गए। मंगोलों ने इसका भारी प्रतिशोध लिया और लाहौर नगर का विनाश कर दिया। वहाँ के सारे नागरिकों को मार डाला या गुलाम बना दिया गया। उसके बाद वे अचानक पीछे हट गए क्योंकि मंगोल शासक यानी ओक्ताई की मृत्यु हो चुकी थी। यद्यपि लाहौर पर दिल्ली का पुनः कब्जा हो गया, किंतु अगले 20 वर्षों तक लाहौर वीरानी की हालत में रहा क्योंकि कई बार मंगोल और उसके खोखर सहयोगियों ने उस पर हमला किया। पंजाब, मुल्तान और सिंध पर बार बार मंगोल आक्रमण की विस्तार की चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर यह कहना पर्याप्त होगा कि चतगई मंगोल, जिनका अफगानिस्तान पर नियंत्रण था और जो कोही जूद में केंद्रित थे, व्यास नदी तक छापे मारते रहते थे। उन दिनों सतलज नदी के उत्तर में बहती थी तथा मुल्तान और उच्च के बीच में चिनाब नदी के साथ मिलती थी। नसीरुद्दीन महमूद के 1246 में राजगद्दी के पर बैठने और बलबन के द्वारा नायब पद संभालने के तक स्थिति यही रही। बलबन एक आक्रामक नीति अपनाकर कोही जूद तक के क्षेत्र को मंगोलों और खोखरों, जो मंगोलों का साथ दे रहे थे, से मुक्त कराना चाहता था, किंतु तुर्क अमीरों के बीच गुटबंदी के कारण इस दिशा में कुछ विशेष कदम नहीं उठाया जा सका। अंत मुल्तान और सिंध के सीमांत सेना नायकों को मुख्यतः अपने बूते पर मंगोलों से निपटने के लिए छोड़ दिया गया। फलत उनमें से कईयों ने मंगोलों के साथ संधि कर ली। यही नहीं, मंगोलों के आधिपत्य में अपने आप को स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया। इस प्रकार बलबन का चचेरा भाई शेर खान, जिसे रेहान द्वारा बलबन के पद पर आसीन होने के बाद सिंध से भगा दिया गया था, मंगोल सरदार मंगुआ खान के पास चला गया और उसे भारत पर आक्रमण करने का अनुरोध किया और ताकि वह अपना पूर्व पद प्राप्त कर सके। शेर खान ऐसा करने वाला एकमात्र तुर्क अधिकारी नहीं था, किंतु मंगोलों ने पहले ही चीन को जीतने तथा ईरान, सीरिया और मिस्र की विजय पर ध्यान देने का निश्चय किया और स्थानीय सेना नायकों को अपने बूते पर ही भारत में यथासंभव लूटपाट करते रहने की स्वतंत्रता दे दी। अंत दिल्ली के सुल्तानों का सौभाग्य था कि उन्हें संपूर्ण मंगोल शक्ति के आघात का सामना नहीं करना पड़ा।